बहुत शुक्रिया खालिद साहब। मैं मशकूर हूँ आपका कि आप आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू मुझसे शुरू कर रहे हैं। हमेशा मेरा तजुर्बा ये रहा है कि मैं सबकी तकरीरें, सबकी गुफ्तगू सुनने के बाद बात किया करता था, लेकिन आज एक मुनफरद सिचुएशन में मुझे बात करनी पड़ रही है और ये मेरी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आपने अरेंजमेंट किया है। मैं इस हवाले से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने अभी जो ओवरव्यू है उसको बड़े गौर से देखा है और हमेशा की तरह बहुत इम्प्रेसिव मुख्तसर तरीके से जो ताहिराना एक जायज़ा पेश किया गया है, दिल को बड़ी तसल्ली हुई, इत्मीनान हुआ कि आपका इदारा माशाल्लाह आपकी क़यादत में बहुत अच्छे तरीके से अपनी कारकर्दगी नुमाया तरीके से जारी रखे हुए है और हमें इस बात का इस वजह से भी इत्मीनान है कि हम सब क्योंकि इस इदारे से मुंसलिक हैं, तो जो भी अच्छी बात आप कर रहे हैं तो वो हमारे दिल को बहुत भाती है। बड़ी बड़ी खुशी की बात है और ये सारे जितने भी फील्ड्स हैं उसमें ये आप जारी रखिए। हर चीज़ जिस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज करके जो सिस्टम इवॉल्व किया है तो जारी रखना ज़रूरी है। इसके साथ साथ किसी भी प्रोसेस का एक लाजमी जुज़ होता है, इंटेग्रल पार्ट होता है तब्दीली का। तब्दीली आते रहनी चाहिए किसी न किसी तरीके से और वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं हालात के मुताबिक और जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं हमारे मुल्क में, उनको सामने रखते हुए जो भी तब्दीली आप मुनासिब समझते हों अपने इदारे की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो मेरे ख्याल में वो उसका आपको बाकायदा एक मैंडेट होना चाहिए। अच्छा, बाकी ये 3 आइटम जो बड़े हमारे एरियाज़ हैं इंटरेस्ट के, पाकिस्तान, बैनुल अक़वामी, मज़हब, इसमें आज मैं आपकी इजाज़त से एक और तजवीज़ पेश करनी चाहता हूँ कि पाकिस्तान का बतौर पाकिस्तान वजूद उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। तो इस वजह से उस वक्त तक जब तक नहीं बन जाता तो मेरे ख्याल में कश्मीर को एक अलग से एक अलग फील्ड के तौर पर आप इन 3 आइटम्स में शामिल कर लीजिए कि कश्मीर, मसला कश्मीर जो है इस पर बात हो और वो सिर्फ मसले के हल करने पर बात नहीं है। आजकल चूंकि जिस जिस किस्म के जुल्म और इस्तबदाद की कैफियत से हमारे कश्मीरी भाई बहन गुजर रहे हैं, ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम उनकी कसम-पुरसी की हालत पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। और बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरानों की कोशिशों के बावजूद दुनिया में सुनता कोई नहीं है। पिछले साल भी बात हो रही थी, सवाल मुझसे किया गया था कि कहीं आलमी ज़मीर नज़र आता है, तो मैंने कहा मैंने तो 40 सालों में कभी नहीं देखा। जब मैं अपनी सिफारती किरदार अदा कर रहा था तो आलमी सतह पर ज़मीर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो इस वजह से तवक्को न की जाए कि कोई आलमी ज़मीर जागेगा तो कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। हक तो असूलन ये है कि हक और इंसाफ की बिना पर मिलना चाहिए था और वो 47 का वक्त गुजर गया। ये मैं अभी देख रहा था, पिछले साल की जो कार्रवाई थी उसमें मेरे जो रिमार्क्स थे उनमें मैं थोड़ी सी दुरुस्तगी करनी चाहूँगा कि जो पहले ही फ़िक्रे में बात की गई है कश्मीर के हवाले से मेरे बारे में, वो मैंने जो बात कही थी 5 अगस्त के इक़दाम की इंडिया के, तो मैंने कहा ये था कि ये 5 अगस्त का इक़दाम एक बहुत बहरानी फैसला है जो मोदी ने किया है। लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि इस फैसले से कश्मीर के मसले पर पर्दा डाला गया है। मैंने जो बात कही थी वो बिल्कुल इसके उलट थी। बल्कि मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूं कि 5 अगस्त 6 को
6 अगस्त को यहाँ पर एक बहुत बड़ी हमारी नशिस्त होती रहती है अक्सर, जिसमें रिटायर्ड फौजी भी हैं, जर्नैल भी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, मीडिया के लोग हैं, हम सब लोग बैठ के बात करते हैं। तो सब ने बहुत मजम्मत की मोदी के इक़दाम की। मजम्मत मैंने भी की कि आखिर में मैं बोला तो मजम्मत मैंने भी की थी, लेकिन मैंने सिर्फ सबसे फर्क बात ये कही थी कि मैं इस वाक़े को, जो इक़दाम मोदी का है, इसको मैं वेलकम करना चाहूँगा, क्योंकि ये 70 सालों के बाद मोदी ने खुद वो पर्दा उठा दिया है कश्मीर के मसले पर, जो इसके पेशरो नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर कश्मीर की मसले पर जो नेकेड एग्रेशन जो इंडिया ने किया था, उसको कवर करने की खातिर, दुनिया की नजरों से उसको गायब करने के लिए ये आर्टिकल 370 और 35B ये लगाए गए थे। ये प्रो इंडिया जो कश्मीरी थे उनकी हिमायत के साथ ये सब कुछ किया गया था। तो ये मोदी से ये हरकत तो हो गई है और उसने अपने एक एजेंडे की वजह से की है। वो और चीज है कि क्यों किया, किसने के कहने पे किया, वो भी बड़ी लंबी कहानी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता कि अब 49 में ये सारा वाकया होता है, तो शेख अब्दुल्ला अगर कश्मीरियों के साथ गद्दारी ना करता तो ये जो एग्रेशन था इंडिया का वो नेकड उसी तरह रहता और हमें उस एग्रेशन को खत्म करने में बहुत आसानी रहती। बात ये हो गई कि उस एग्रेशन की जो नौयत थी, उसकी जो संगीनी थी, उस पर पर्दा डालकर दुनिया को राम राम कर दिया गया कि सब ठीक है और हम भी साथ चले गए। तो हम तो वैसे ही बहने वाले लोग हैं, जो जिस तरफ रौ जलती है उस तरफ चले जाते हैं। तो ये एक हमें 70 साल बाद पहली दफा मौका मिला कि हम अब उस नेकेड एग्रेशन को दुनिया के सामने दोबारा हाईलाइट करके दुनिया की तवज्जो दिलाएं। और इमरान खान ने पिछले साल 27 सितंबर की तकरीर में दुनिया जनरल असेंबली में दुनिया को दिखा दिया था वो एग्रेशन, जो अवेयरनेस जो कश्मीर के बारे में जितनी उस एक तकरीर से पैदा हुई थी, वो 70 सालों में हमारे हर प्राइम मिनिस्टर की जो जनरल असेंबली में तकरीर होती थी उससे नहीं हुई, ना हमारे 100 सफीरों की किसी गुफ्तगू के नतीजे में हुई जितनी उस तकरीर के नतीजे में हुई थी। तो वो मौका मिल गया था, क्योंकि हर चीज मौके के मुताबिक होती है, तो इमरान खान को मौका मिल गया था। तो अब ये है, लेकिन उसके बाद फिर 1 साल हो गया है। वो सिर्फ एक तकरीर जो था वो बजाते खुद एक मकसद नहीं था, वो आपने दुनिया को अवेयरनेस तो दे दी है, दुनिया ने सुना भी बड़े गौर से, क्योंकि इमरान की एक क्रेडिबिलिटी है दुनिया में, लोग सुनते हैं इसकी बात। और उसमें होता है कि आज अमेरिका का सदर भी जो है वो इमरान की मदद मांगता है कि मुझे अफगानिस्तान से निकालने में मदद करो। तो कोरोना में देख लीजिए किस तरह अपोजिशन ने शोर डाला हुआ था कि जी लॉकडाउन करो, वो अड़ गया, वो जिस तरह ढीठ होता है, कहता मैंने नहीं लॉकडाउन करना। तो देख लीजिए उसकी पॉलिसी किस तरह कामयाब हुई कि आज दुनिया में हम एक मॉडल रियासत बन के निकल आए हैं, एक जहां पे कोरोना का जितना नुकसान कम से कम हुआ है वो और किसी मुल्क में नहीं हुआ इतना। तो मकसद मेरा कहने का है कि आपकी एक खुशकिस्मती है इस कौम की कि आपको एक पहली दफा 70 सालों बाद एक ऐसी क़यादत नसीब हुई है जो पहली क़यादतों के मुकाबले में मुख्तलिफ है और दुनिया इस क़यादत की बात सुनती है। पहले तो हमारी क़यादतों को कभी बात करनी नसीब नहीं होती थी क्योंकि वो कर नहीं सकते थे बात। मैं रट्टे लगवा के जहाज में जाता था तो वहां जाके वो भूल जाते थे, तो फिर मैंने एक क्यू कार्ड रखता था सामने, उस पर बड़े बड़े मार्कर से लिख के उनके सामने रखता था ताकि उनको बात करनी याद रह जाए। साथ बैठा करता था। एक दफा मैं साथ नहीं बैठाया गया क्योंकि वजीरों को बिठाना था, उसके नतीजे में वो जो मेहमान सदर था उसने गलत मतलब ले लिया और जब मैं अगले दिन वहां गया मिलने स्टेट डिपार्टमेंट में तो मेरा काउंटर पार्ट कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात हमारी सेव कर ली। तो मैंने उसको कहा कि ये लॉजिस्टिक्स का मसला था, तुम्हारे सदर के साथ तुम्हारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठी थी, वो उसको दिखा रही थी क्यों कहो, ये नॉर्मल होता है।
वो जो थी, वो क्या था खातून जी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होती थी क्लिंटन की, वो अपने सदर को क्यू कार्ड दिखा रही थी बाकायदा, और वो देख के बात करता था। तो उस दिन ये हुआ कि रास्ते में मैं रट्टे लगवा के गया अपने वजीर आजम को, तो सब वजीरों मुझे कहा गया कि ये भी जाएगा मीटिंग में। तो उनके लिए कुर्सियां लगवानी पड़ी, 5 कुर्सियों वाला कमरा है ओवल ऑफिस। तो हमारे वजीरों ने काली शेरवानियां, अचकरें और सफेद शलवारें दिखानी थी। तो वो जब बैठे तो नतीजा ये हुआ कि मैं ब्यूरोक्रेट के तौर पर 8वें नंबर पर था। तो वहां प्राइम मिनिस्टर को दिखाने वाला कोई भी नहीं था, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो अमेरिका ने ये समझा ये हमारे नवाज शरीफ ने CTBT पे हमारी बात मान ली है। तो मैंने फिर वहां कहा कि तुम भी नोट कर लो अपने काउंटर पार्ट को, मैंने अपने भी नोट टेकर को कहा तुम भी नोट कर लो कि हमने कोई कमिटमेंट नहीं की है। तो मकसद मेरा कहने का है, आज एक आपको ऐसी क़यादत नसीब हुई है जिसकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है। सिर्फ बदकिस्मती ये है कि क़यादत तो मिल गई है, उस क़यादत की कौम नहीं है। हम वो कौम हैं जो हर वक्त मातम करने के आदी हैं, और हमें वो याद आने लगते हैं जिनके साथ हमने अच्छा वक्त गुजारा होता है। आज ब्यूरोक्रेसी, हामिद बैठे हैं, इनको पता होगा ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है। मैं भी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहता हूँ। मैं जब लेक्चर देता हूँ स्टाफ कॉलेज में, मैं खुद कहा करता हूँ उनको कि हमें 80%, कम से कम 80% बंदे बेईमान हैं, इंटेग्रिटी नहीं है। और अगर ये 20% या 15% बंदे इंटेग्रिटी वाले ब्यूरोक्रेसी में ना होते तो ये मुल्क 70 साल क्या 7 साल भी ना चलता। तो ये हालत है। तो मुल्क जो चलते हैं ब्यूरोक्रेसी की वजह से चलते हैं। कायदे आजम ने पेशावर में क्या कहा था? यही कहा था ना कि प्राइम मिनिस्टर आते रहेंगे और जाते रहेंगे, वजीर आते रहेंगे जाते रहेंगे, इस रियासत को तसलसल तुम लोगों ने देना है। सिविल सर्वेंट्स को कहा था, क्योंकि आपने लूट कर लीजिए कंटिन्यू देनी है। तो मैं खत्म करने लगा हूं। मेरा कहने का मकसद ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस वक्त हुकूमत के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, और हर चीज को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अभी देखिए, कल एक पुलिस के अफसर ने को बयान दे दिया है, उसकी गलती ये थी, मैं किसी पुलिस अफसर को डिफेंड नहीं करता क्योंकि पुलिस हमारी आज वो काम कर ही नहीं रही जो पुलिस करती है, लेकिन उसने कौम को शीशा दिखा दिया था। उसने ये कह दिया था कि अखलाकी इक़दार की वजह से ये वाकयात होते हैं, वरना तो, और ये है कि उसने ये कहा था कि ये गई क्यों इस रास्ते से, क्यों ना रौनक वाले रास्ते से जाती जहां लोग थे। मुझे ये बताइए, कोई औरत अकेली किसी वजीरिस्तान के रास्ते कभी सफर करना चाहेगी या कर सकती है? तो ये अगर उसने एक हकीकत बयान कर दी, उस पर 3 दिन हो गए इस कौम की तवज्जो, मीडिया लगा हुआ है, कौम लगी हुई है, हमें और कोई मसला नहीं रहा, सिर्फ उस CCPO के बयान पर सारी कौम की तवज्जो मरकूज है। इसको बदल दो भाई, उसने तो सच बोल दिया है। तो आपका ये कौम हम हैं जहां इस किस्म के दरिंदे मौजूद हैं। पहले इन दरिंदों को खत्म कीजिए, फिर शिकायत कीजिए कि पुलिस काम नहीं कर रही। उसने तो यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ का मसला नहीं है, ये अखलाकी इक़दार का मसला है। तो बात खालिद आपने भी यही कही थी कि अब आ गया है कौम पर, माशरे पर, सोसाइटी पर, हमें अपने आप को बदलना होगा। इस मौजूदा क़यादत की बदनसीबी ये है कि इसको हम जैसा मुआशरा मिला है। वो चाहता है कि बटन दबा के इमरान खान तब्दीली दे देगा, और कोई इसके पास जादू की छड़ी है, वो हमारे वारे न्यारे कर देगा, हर चीज मुल्क में होंकी डोरी हो जाएगी। और ये कोई नहीं जानता कि जिन मुल्कों में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो कितने सालों में हुई है। कोरिया में मैंने खुद जिंदगी गुजारी है, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, चीन, 30-30 साल लगे हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशन करने में। तो कोई भी तब्दीली जो होती है ये एक अमल के जरिए से आती है और जहनियत बदलने से आती है। ये कोई सिर्फ एक ऊपर हुक्मरान बैठ के जो फैसले करता है सिर्फ उससे नहीं आती है। रंजीत सिंह भी यहाँ का एम्पर रह चुका है, 13 साल का लौंडा था, लेकिन उसको अच्छे बंदे मिल गए थे जिसकी वजह से उसने एम्पर बन गया था। वो अफगानिस्तान तक कब्जा कर लिया था। अकबर 14 साल का लड़का था। तो ये बातें सीखना होगी
कि हुक्मरान होता है, लेकिन असल हुक्मरानी जो चलती है वो उसकी टीम से चलती है, किस किस्म के बंदे हैं। तो वो बंदे जो हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं मुझे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में न सिर्फ ये कि इंटेग्रिटी का फुकदान है, बल्कि आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी बिकी हुई है। जो उनके साथ मिल चुके थे, जो आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माइन का प्रोसेस जिस कर रहे थे, 2-2 प्लॉट इस्लामाबाद में लेके फिर जो मर्जी करवा लो वो करवाते थे, तो आज वो लोग मातम कर रहे हैं कि वो किधर गए, हमें खिलाने वाले कहां गए। तो बात यह है कि मुल्क में तब्दीली उस वक्त आएगी जब आपके मुआशरे की सोच बदलेगी। बस मैं इस बात पर खत्म